नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग वीडियो जो लेकर आए हैं, बिल्कुल जी हाँ, आपने सही देखा है, केस ट्रांज़ैक्शन को लेकर। क्योंकि काफ़ी सारी मार्केट में ऐसी वीडियोज़ हैं, जहाँ पर आपको केस ट्रांज़ैक्शन के बारे में नियम बता के डराया जाता है और बोला जाता है 78% का इनकम टैक्स लग जाएगा भाई, यदि केस डिपॉज़िट 10 लाख से ऊपर किया तो। तो सच्चाई क्या है? सही तरीका क्या है? क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकली रेगुलर कॉल्स आते हैं, जब भी कैश किसी के पास आता है, वो पूछता है सर इस कैश को डिपॉज़िट कर दें क्या? तो फिर हम लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कहाँ से ये आपका पैसा आया हुआ है, पहले बताइए। नियम को देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग उनको सजेशन भी देते हैं कि भैया आपको कैश डिपॉज़िट कर देना चाहिए या कैश रखना चाहिए, या ये कैश इस तरह से आपने लिया है तो गलत तरीके से लिया है, तो भाई इस तरह का काम ना करें। जो भी चीज़ होती है प्रैक्टिकली हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज कैश ट्रांज़ैक्शन को लेकर बहुत सारी बातें हम लोग आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि जो कैश ट्रांज़ैक्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि यदि आपके पास कैश रखा हुआ है और उस कैश को आप बैंक में डिपॉज़िट करने जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कैश डिपॉज़िट। और यदि आपको पैसे की ज़रूरत है, कैश निकालने की ज़रूरत है, तो जब आप बैंक में जाकर अपना पैसा निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं कैश विथड्रॉल। अब वो मुद्दा आता है कि सर ये आपने जस्ट कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के नीचे लिख रखा है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ये क्या होता है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे अकाउंट जो है आपके पर्सनल नाम से खुले हुए होते हैं, वो जनरली सेविंग अकाउंट होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपने बैंक अकाउंट देखे होंगे जहां पर किसी की फर्म का नाम लिखा हो जाता है, एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस। यदि इस तरह की फर्म्स है तो उन फर्म्स का करंट अकाउंट खुलता है आजकल। हालांकि नाम से भी करंट अकाउंट खुलते हैं, बट जनरली करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेविंग अकाउंट एक इंडिविजुअल के नाम से खुलता है, करंट अकाउंट फर्म के नाम से भी खुलता है, इंडिविजुअल के नाम से भी खुलता है। लेकिन करंट अकाउंट कब खोला जाता है? जब आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो अब मुद्दा आता है कि ये जो हमने प्रावधान लिखा है कि यदि कोई भी, हमने नहीं लिखा मतलब इनकम टैक्स बोल रहा है, तो इनकम टैक्स ये बोल रहा है कि भैया 10 लाख रुपए से ज्यादा यदि आपने एक साल के अंदर अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा है, तो आपको नोटिस आ सकता है। ऐसा इनकम टैक्स ने नहीं बोला है भाई, ये वीडियो में सब बोल रहे हैं। इनकम टैक्स ने क्या बोला है? यदि किसी पर्सन ने अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करा है एक साल के अंदर अंदर अंदर, तो बैंक क्या करेगी? बैंक रिपोर्ट करेगी किसको? इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी कि इस बंदे के सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट हुआ है। अब इनकम टैक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ऑफिसर हैं, ये लोग देखते हैं कि वास्तव में 10 लाख रुपए से ऊपर इस बंदे ने यदि डिपॉजिट करा है और हमको कोई सस्पिशियस लग रहे हैं ट्रांजेक्शन, हमको लग रहा है कि इसकी तो इतनी इनकम ही नहीं है, ये किसी और का पैसा डाला हुआ है या गलत तरीके से कमाया हुआ ब्लैक मनी है या फिर अनडिक्लेयर्ड इनकम वाली मनी है, और उसको ये बंदा डिपॉजिट कर रहा है, तब इनकम टैक्स नोटिस देता है। ये बात बहुत क्लियर है कि हर बंदे जिसने 10 लाख रुपए से ज्यादा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है, हर आदमी को इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। इनकम टैक्स ने एक रूल बैंकिंग के लिए बनाया है कि भाई 10 लाख रुपए से ज्यादा कोई डिपॉजिट कर रहा है ना, तो आप हमको इन्फॉर्म करो, फिर हम देखेंगे। हमको लगता है कि भाई गड़बड़ है तो फिर हम नोटिस सर्व करेंगे। पहली बात आपकी ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा, करंट अकाउंट। चूंकि करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट है, अब बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे भाई कैश का ही ट्रांजेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि कोई ऐसा है जो डेयरी डेयरी है, जिसकी दूध डेयरी का काम है। अब भाई साहब, जो दूध लेकर आता है किसान, उसको भी आपको कैश देना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भैया दूध खरीदते हैं, वो भी कैश में देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशन आती है। अब डिपॉजिट की कहां बात आती है कि जब आपके पास कैश में दूध खरीदने के लिए आपके पास कस्टमर आ रहे हैं और उन्होंने कैश आपको दिया। अब रोज का रोज कैश आ रहा है, लेकिन आपको ये जो दूध का पेमेंट करना होता है, ये पूरा अकाउंट से करना होता है। तो ये सारा पैसा आप इकट्ठा करते हो और कैश डिपॉजिट कर देते हो। अब ये कैश यदि करंट अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, तो वो डिपॉजिट होते होते यदि साल भर में 50 लाख रुपए से ऊपर हो गया है, तो बैंक जिसमें आपने डिपॉजिट करा, बैंक सूचना देती है। अपना एक जो भी डिटेल होता है वो फॉर्मेट में डिटेल देती है किसको? इनकम टैक्स को। और इनकम टैक्स ये देखता है कि भाई 50 लाख रुपए से ऊपर यदि उन्होंने कैश डिपॉजिट करा है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कोई किसी प्रॉपर्टी को बेच के कैश आया हुआ है और उस कैश को डिपॉजिट कर दिया क्या? तो फिर तो अनडिक्लेयर्ड इनकम है। तो फिर गवर्नमेंट वहां एक्टिव हो जाती है। लेकिन उसको ये पता लग जाए कि इनका जो नेचर ऑफ एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, दूध डेयरी का धंधा है, मिठाई का धंधा है, भैया केस आ सकता है, तो सरकार हो सकती है उस चीज को कंसिडर करते हुए उस पर नोटिस ना दे। हो सकता है कि 50 लाख रुपए से ज्यादा केस डिपॉजिट करा है और आपका एक्चुअल टर्नओवर आपने 1 करोड़ बताया, तो सरकार ने सोचा कि ठीक है भाई, 1 करोड़ में से हो सकता है 50-60 लाख रुपए कैश में आया हो इनके पास, इन्होंने केस डिपॉजिट करा, बचा 30-40 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आया होगा। मतलब इनकम टैक्स उस रिपोर्टिंग से
आपने जो सेल्फ असेसमेंट किया, आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उसको क्रॉस चेक करने के बाद ये डिसीजन लेती है कि भैया आपकी कोई गलती तो है नहीं। अब हाँ, ऐसा हो सकता है कि 100 में से 2 लोग ऐसे हों जिनका इनकम टैक्स में प्रॉपर उन्होंने डिक्लेयर भी करा है, लेकिन उसके बाद भी इनकम टैक्स को लगता है सस्पिशियस है, तो दे सकती है नोटिस। ठीक है, तो पहला बात तो ये समझ लो कि 10 लाख रुपए से ऊपर डाला, नोटिस आएगा ही सही, ये जरूरी नहीं है। सही काम किया है, गवर्नमेंट को लगता है आपने जो रिटर्न फाइल करा है वो प्रॉपर तरीके से करा है, तो गवर्नमेंट आपको नोटिस ना सर्व करे, वो मान ले कि आपने जो असेसमेंट किया था वो सही किया था, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज, 10 लाख रुपए से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 लाख रुपए उन्होंने लिमिट बना ली, अब चाहे उनको डिपॉजिट करना भी पड़ता है तो वो इसको डिपॉजिट नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं, भाई यार दूसरे अकाउंट में तू डिपॉजिट करते है और मेरे को अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उस डिपॉजिट इनकम को, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आता है विड्रॉल। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर सारा, क्योंकि आजकल डिजिटल ऑनलाइन का जमाना आ गया भाई साहब, तो भैया जो भी आज 100 रुपए भी कोई दूध लेने जाता है तो क्यूआर कर देता है, यूपीआई कर देता है, तो होता क्या है, उसके पास अकाउंट में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो दूध देने वाला किसान आ रहा है वो बोलता है भैया मेरे को तो तुरंत दिया, तुरंत तोलो, हिसाब बनाओ, मेरे को मेरा पैसा दे दो, और मैं अकाउंट में नहीं लूंगा। ऐसे बहुत सारे किसान होते हैं जो अकाउंट में ले नहीं पाते हैं, या उनको अकाउंट चलाना नहीं आता, उनको ट्रांजेक्शन करना नहीं आता, या गांव में आजकल क्या होता है, बैंक में बहुत भीड़ लगी होती है, तो उनको वो पैसा निकालने के लिए पूरा पूरा दिन भी खड़ा हो जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है, तो वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि नहीं भैया मेरे को तो कैश दे दो, क्योंकि मेरे को इसके बीज खरीदने हैं और बीज खरीद के मैं ले जाऊंगा, आगे मेरे को खेती भी करनी है। तो बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो ऐसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं जिनको बैंक में पैसा आता है और उनको विड्रॉल करके फिर इन लोगों को छोटे छोटे कैश देना होता है, तो वहां पर भी विड्रॉल आपके अकाउंट से होती है। सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉल है, या 50 लाख रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट का विड्रॉल है, तो ये सब चीजें बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिसीजन है, निर्णय है कि भैया इनको नोटिस देना है या नहीं देना है। यदि जेन्युइनली उनको लगता है कि नहीं भैया इसका जेन्युइन ट्रांजेक्शन दिख रहा है, इसने जो रिटर्न बताया उसके हिसाब से हाँ इतना हो सकता है, तो शायद वो ना दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसको चीजों को लेकर। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। यस, अगला पॉइंट है कि भैया सेविंग अकाउंट आपका है और सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा आपने कैश डिपॉजिट करा है, तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मैंने ये नहीं लिखा है कि करेगा ही करेगा, मैंने बोला कि हाँ वो नोटिस इशू कर सकता है, लेकिन नोटिस किस चीज का है भाई, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा देगा कि भैया सीधा टैक्स, पेनल्टी, जुर्माना, ऐसा कुछ भी नहीं है, जेल में बंद कर देगा, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो नोटिस सर्व करेगा और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि जो भी केस डिपॉजिट करा है भैया उसका हिसाब किताब दे दो। अब हिसाब किताब में यदि आपने ये कुछ ऐसे सोर्स हैं जो जेन्युइन सोर्स है आपने बता दिए, मैंने बहुत छोटे से लिखे, ऐसे बहुत सारे जेन्युइन सोर्स हो सकते हैं बट मैंने कुछ एग्जांपल के लिए लिखे हैं। तो आपने बताया कि भैया मैंने 10 लाख से ऊपर करा था, मेरी फैमिली बड़ी है, मेरी वाइफ ने आज तक कभी कैश डिपॉजिट नहीं करा, जितने में कैश निकालता था उसमें से वो अपनी बचत करती थी, मैं भी ऐसे बचत करता था, और ऐसे करके हमने बहुत सारी सेविंग करी, और एक टाइम आया जब सेविंग हुई तो मैंने डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि हमको कुछ अच्छा, कुछ गोल्ड लेना था, हमको घर खरीदना था, या हमको कहीं पर इन्वेस्ट करना था, तो हमने ये कैश डिपॉजिट इसलिए करा, ये हमारी खुद की सेविंग है। दूसरा पॉइंट आता है कैश विड्रॉल अर्लियर। हमने भैया किसी काम करवाने की वजह से कैश विड्रॉल किया था, अब वापस से हमारे पास वो पैसा आया हुआ था तो हमने वापस उस पैसे को डिपॉजिट कर दिया। तो यदि पुराना कोई पैसा विड्रॉल हुआ था, काम नहीं आया, रखा हुआ ही था, हमने इमरजेंसी के लिए निकाला था बट काम ही नहीं आया किस्मत से, वापस से हम लोग उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन सोर्स से जिस अकाउंट से निकाला वापस उसी में डाल रहे हैं। हो जाता है ना बहुत सी बार, जैसे अभी युद्ध हुआ, तो अब युद्ध छिड़ गया तो सबको डर लगने लग गया। अभी आ रहा था ना कि वो ईरान नीचे से केबल काट देगा भाई इंटरनेट की, अब इंटरनेट की केबल काट देगा तो लोगों को लगा यार भाई इंटरनेट बंद हो जाएगा, बैंकिंग नहीं चलेगी, करेंगे क्या, तो तुरंत सब लोग क्या गए, बैंक में गए, 2-2, 3-3 लाख, 4 लाख रुपए डिपॉजिट विड्रॉल निकाल लिया और पैसा रखा है घर में, ताकि कभी भी मुसीबत आए, कुछ भी आए तो कम से कम हमारे पास सेफ्टी के लिए पैसा होना चाहिए। तो इस तरह का कभी भी कुछ ऐसा आता है कि जहां पर आपने विड्रॉल करा है और अब लेकिन सब चीजें सही हो गई है, युद्ध भी प्रॉपर हो गया, सब कुछ, कहीं दिक्कत नहीं है, अब लगा कि यार ये घर में पैसा रखे रखे अगर इसकी एफडी कर देते हैं यार वापस, आपने वापस डिपॉजिट करा और डिपॉजिट करके एफडी कर दी, लेकिन इनकम टैक्स को पता लग गया कि भैया टोटल 10 लाख से ऊपर हो गया, क्योंकि पहले भी आपने क्या करा था, डिपॉजिट करा था, और ये वापस से जो निकाला इसको भी आपने डिपॉजिट करा, तो ऐसे करके 10 लाख से ऊपर हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, केवल आपसे एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा, अभी आपको ऐसा नहीं कि टैक्स भरना ही है,
भैया जिस दिन आपने 10 से ऊपर कर दिया टैक्स भरना ही है, आपसे एक्सप्लेनेशन लिया है, एक्सप्लेनेशन आपका प्रॉपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट, भाई साहब मेरा बिजनेस ही ऐसा है, मेरे नेचर ऑफ बिजनेस में ऐसा है कि मेरे को कस्टमर कैश ही देके जाते हैं और कैश देके जाते हैं और उसको मैं डिपॉजिट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी हो सकता है, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे थोड़े जो दुकान होती है छोटी छोटी दुकान, वो भी बिजनेस है। बट लेकिन एक चीज ध्यान रखना इसमें, आपने 10 लाख रुपए से ऊपर कैश डिपॉजिट करा, ठीक है, अब ये कैश डिपॉजिट था 25 लाख का, आप किराना व्यापारी थे, आपने ये कर दिया, तो आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा, यदि आप किराना व्यापारी है जीएसटी में 40 लाख तक की छूट है, 40 लाख तक डिपॉजिट करोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यदि यही मैं बात कर दूं कि आप सर्विस इंडस्ट्री से हो भाई, तो सर्विस में जीएसटी में 20 लाख रुपए तक आपको जीएसटी नहीं लगता, उसके बाद आपको जीएसटी लेना पड़ जाएगा। तो यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में और आपने 25 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर रखा है, तो फिर इनकम टैक्स नहीं जीएसटी भी आपको पकड़ सकता है कि 20 लाख रुपए से ऊपर चूंकि आपने कैश डिपॉजिट करा है और आपने दिखाया कि आपकी बिजनेस रिसिप्ट है, तो भैया इस पे 18% आपको देना पड़ेगा। तो आप नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से यदि आपका जेन्युइन ट्रांजेक्शन है और आपने वो कैश डिपॉजिट करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सप्लेन करिए, इनकम टैक्स वाले बोल देंगे भैया ओके, आपका नोटिस हम यहीं खत्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि नोटिस आ रहा है, नोटिस आपसे भी एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आ रहा है। अगला, भैया मेरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मेरे को सारा कैश में आता है, सब्जी बेचता हूं साहब मैं, सब्जी मैंने उगाई और सब्जी बेची, रोज के रोज मुझे कैश आता है। अब ये जो कैश आता है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, डिपॉजिट करना चाहता हूँ बैंक में, भैया डिपॉजिट करा कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्टिकल्चर है भैया, डेयरी का काम है मेरा, डेली कलेक्शन होता है और डेली मेरे को डिपॉजिट करना पड़ता है क्योंकि मेरे को आगे पार्टियों को पेमेंट करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा किसी भी तरह का जेन्युइन सोर्स है जो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है, इनकम टैक्स अलाउ करना चाहिए भाई, तभी तो जेन्युइन सोर्स मानेंगे। अब आपने कोई एक प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी में गाइडलाइन तक का पैसा अकाउंट में ले लिया, बचा हुआ कैश है, वो कैश को आपने सोचा भैया इसको भी मैं डिपॉजिट कर देता हूं, इनकम टैक्स पूछेगी सही। न जाने कितने केस हैं जिसमें लोगों की ये इस तरह के ट्रांजेक्शन की वजह से इतने नोटिस, इतने बड़े बड़े नोटिस रखे हुए हैं। किसी ने एग्रीकल्चर लैंड बेची थी, एग्रीकल्चर लैंड बेचने के बाद गाइडलाइन का पैसा अकाउंट में ले लिया, उसके बाद जो कैश आया उस कैश को बोला इसको क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट कर दिया, डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया और बोला कि भैया ये इनकम अनडिक्लेयर्ड इनकम है, ना तो आपने इस पे टैक्स भरा है, ये जो पैसा आया ये पूरा अनडिक्लेयर्ड इनकम है। यदि अनडिक्लेयर्ड इनकम है, जेन्युइन सोर्स नहीं निकला, तब गवर्नमेंट को यदि पता लग गया कि भैया ये तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा इनकम है जिसपे आपने कभी टैक्स नहीं भरा था, अब वो कैश में आई और कैश में आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो अब इनकम टैक्स क्या करेगा वो देखते हैं। चलो, ये घबराने की जरूरत है आपके लिए इस बात में कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती है जो एक्सप्लेनेशन आपने दिए हैं, तो वो क्या करेगी, वो जितना भी आपने केस डिपॉजिट करा है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केस डिपॉजिट जो किया है उसको मान लिया जाएगा कि ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम है। इस पे टैक्स कितना लगेगा सर, 30% है टैक्स स्लैब, लगा लो। नहीं भाई, अनडिक्लेयर्ड जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है उस पे आपका 70% का तो टैक्स लगेगा। क्या बात कर रहे हो सर, सीधा डबल? हाँ, तो चोरी है ना, तो पनिशमेंट तो मिलेगी, उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा भैया 25% का। क्या बात कर रहे हो सर, सरचार्ज भी लोगे? बिल्कुल लेंगे। तो सर फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए की, मान लो 1 करोड़ ज्यादा हो गया सर, 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख रुपए की ऐसी अनएक्सप्लेन्ड इनकम निकल गई, 10 लाख रुपए पे 60% मतलब 6 लाख रुपए का तो टैक्स ले लोगे आप, बिल्कुल। 6 लाख रुपए के ऊपर फिर 25%, अच्छा 10 लाख का 25% नहीं, नहीं 6 लाख का 25% फिर लग जाएगा, कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए और हो गया, तो 6 प्लस 1.5 कितना हो गया, 7.5 लाख रुपए हो गया, प्लस 4% का सेस, अच्छा 4% का सेस भी है, यस, टोटल पे 4% का सेस लग जाएगा, तो इफेक्टिव रेट कितनी हो गई, ओहो हो 10 लाख रुपए की अनएक्सप्लेन्ड इनकम, 7,80,000 रुपए का टैक्स। अरे सर फिर हाथ में क्या बचा, अरे रुको, अभी खत्म थोड़ी हुआ भाई, नीचे भी आओ। पेनल्टी 200% तक लग सकती है, चाहे तो कम लगाए, 50% भी लगा सकते हैं, 100% भी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 200% तक की पेनल्टी लग सकती है ऑन द टैक्स अमाउंट। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब जितने का छुपाया नहीं उससे ज्यादा लग गया? हाँ भाई, जितना मूल नहीं था उससे ऊपर तो इन्होंने टैक्स लगा दिया, 7,80,000 रुपए तो भाई टैक्स लग गया। यदि 200% की पेनल्टी लग गई, नाराज हो गया ऑफिसर आपसे, आपको बोल दिया भैया आप तो बहुत ज्यादा
गड़बड़ कर रहे हो 200% की पेनल्टी लगाऊंगा। तो 7,80,000 और एक बार और 7,80,000 रुपए लिख देते हैं। कितना हो गया भाई? 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, कितना हो गया? 23 लाख समथिंग हो गया, 23,40,000 समथिंग कुछ हो गया है। तो भैया 10 लाख रुपए की चोरी करी थी, लेकिन जब पकड़ में आई तो कितना हो गया? पेनल्टी के साथ में 23 लाख समथिंग हो गया। प्लस बात यही खत्म नहीं होती, ये पकड़ाते कब है? सालों बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद नोटिस आया भाई। प्रूव होते होते 6 साल हो गए, 5 साल हो गए मान लो। 148A में रीअसेसमेंट में खुला है केस। तो भाई तब क्या होगा? तो भैया इस पे आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। सर दिमाग खोल दिया आपने। इसीलिए आपको वीडियो में बोला जाता है क्या कि 10 लाख रुपए से ऊपर भूल के भी केस डिपॉजिट मत करना, यदि कर दिया तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। वो डर किस बात से रहे? डर इस बात से रहे कि यदि आपने इससे ज्यादा केस डिपॉजिट करा है और यदि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो समस्या ही समस्या है। जितना बचाया नहीं था, जितना डिपॉजिट करा था, उससे 2 गुना 3 गुना तक भी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ सकता है। तो सब वीडियो में ये तो बताते हैं कि 10 लाख रुपए से ऊपर केस डिपॉजिट मत करना, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि 10 लाख रुपए से ज्यादा यदि डिपॉजिट कर दिया तो उसके बाद क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और यदि आप जेन्युइन हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट सबसे पहले आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा। आपके पास एक्सप्लेनेशन की यदि जगह है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? तो चलिए, ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वापस से चलते हैं अगले पॉइंट पे, जहां आ जाते हैं हम लोग विड्रॉल पे। कैश विड्रॉल में भाई बहुत सिंपल सा है। कैश विड्रॉल यदि आपने सेविंग या अपने करंट अकाउंट से किया है, 10 लाख रुपए से ज्यादा सेविंग अकाउंट से करा है, 50 लाख रुपए से ज्यादा आपने करंट अकाउंट से करा है, तो वही है कि बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स को। अब इनकम टैक्स को लगता है कि हाई कैश विड्रॉल का कोई गड़बड़ तो नहीं है। सर अब इसमें क्या गड़बड़ होगा? हमारा खुद का पैसा है, विड्रॉल कर रहे हैं तो क्या होगा? नहीं भाई, इसमें गड़बड़ हो सकती है। एक व्यापारी है जिसको बहुत ज्यादा टैक्स आ रहा था, उसने क्या करा? उसने बोला कि यार एक काम करता हूं, मैं किसी को खर्चा दिखा देता हूं। एक बंदे को उसने खर्चा दिखाया, उसने कैश विड्रॉल करके वापस उस व्यापारी को दे दिया, व्यापारी का टैक्स बच गया और इधर बंदे ने कैश विड्रॉल किया है। अब यदि ये कैश 10 लाख से ज्यादा है, मतलब हाई कैश विड्रॉल है, डिपार्टमेंट की आंखें खुल जाएगी कि भैया ऐसा तो नहीं है किसी की इनकम को किसी की इनकम पे इनकम टैक्स बचाने के लिए उसने खर्चा बुक कर दिया, और वो जो खर्चा बुक हुआ है भाई साहब, उस पे टैक्स बनता था। जो इस वजह से इसका केस इसके अकाउंट में आया और इसने कैश विड्रॉल निकाला कि इस तरह की कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा है। यदि कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो यहां पर इनकम टैक्स थोड़ी पैनी नजर रखती है अपनी, और इस तरह के हाई कैश विड्रॉल पर वो क्या करके रखती है? थोड़ा कमर कस के रखती है। और हुआ तो वो किसको भी कस देगी? वो एसएससी, जिस बंदे ने कैश विड्रॉल करा उसको भी कस देगी। कैसे? इनकम टैक्स के नोटिस के थ्रू कि बताओ कि ये विड्रॉल आपने क्यों किया है, आपसे वो एक्सप्लेनेशन मांग सकती है। इसलिए विड्रॉल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कैश डिपॉजिट है। अब बताओ, इस तरह की बात आपको किसी वीडियो में आज तक किसी ने बताई? नहीं बताई ना। क्यों? क्योंकि नियम पढ़ के थ्योरेटिकली तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वही कर सकता है जिसने प्रैक्टिकली इन सारे चीजों को डील किया है। तरह तरह के क्लाइंट आते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सालों से हम लोग यही सोल्व करते आ रहे हैं कि भैया रोज 2-4 कॉल तो आ ही जाते हैं कि सर ये कैश डिपॉजिट करा है मैंने, सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो फिर हम पूछते हैं उनसे कि भैया कैश डिपॉजिट क्यों किया है? फिर हमको लगता है जेन्युइन ट्रांजेक्शन, हम बोलते हैं भैया बिल्कुल कर दो। यदि नहीं है तो उनसे बोलते हैं भैया इस पे टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को यदि आप टैक्स पे करने में कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो, सरकार की नजरों से कुछ भी छुपा रहे हो, तो आजकल सरकार को सब कुछ पता लगने लग गया। क्यों? जैसे बैंक से रिपोर्ट लेते हैं वैसे हर जगह से रिपोर्ट लेते हैं, और ये रिपोर्ट आपको प्रॉपरली दिखता है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब हमको ये सारी डिटेल भी दिखती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप समझिए कि कहीं आप इनकम टैक्स के दायरे में आके अपना बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो जेन्युइनली आप अपने ट्रांजेक्शन को मेंटेन रखिए। अब एक छोटी सी और बात थी कैश विड्रॉल को लेकर। बहुत सारे लोग ना कैश विड्रॉ करने जाते हैं बैंक में, तो बैंक वाले बोलते हैं कि भैया 10 लाख रुपए का आप विड्रॉल कर रहे हो ना, तो 20,000 रुपए आपके कट जाएंगे। फिर उनका कॉल जाता है सीए के पास, कंसल्टेंट के पास, कि सर मैं 10 लाख रुपए निकाल रहा हूं तो 20,000 रुपए बैंक चार्ज काट रही है, क्या करूं? तब हम बोलते हैं भैया ये चार्ज नहीं है, ये टीडीएस है। टीडीएस मतलब सर क्या होता है? टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ सेक्शन बना रखे हैं। उन सेक्शन के तहत वो ये बोलते हैं कि भैया यदि आप किसी को पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो,
तो उसका टैक्स डिडक्ट कर लो और वो डिडक्ट करके हमको जमा करा दो। जैसे ही वहां जमा हुआ तो अब इस टैक्स को रिफंड लेने के लिए आप डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाओगे थ्रू आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर फाइलिंग करने जाते हो तब आप क्या करते हो, रिफंड क्लेम करना। तो डिपार्टमेंट के पास वो जानकारी पहुंच गई है और डिपार्टमेंट ने आपका 2% टैक्स रोक लिया है और फिर पूछा कि भैया ये जब पूरा असेसमेंट करेंगे तब मुझे लगता है कि इनको वापस रिफंड करना है तो हम रिफंड कर देंगे। मतलब कि वो किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। 100, 200, 500 रुपए के जो बैंक विड्रॉल के चार्ज होते हैं वो बिल्कुल चार्ज है, लेकिन यदि कोई 2% का आपसे टीडीएस डिडक्ट करवा रहा है, ठीक है, तो 2% का यदि कोई टीडीएस डिडक्ट करवा रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भैया ये रिटर्न फाइल करते समय यदि जेन्युइन है तो मुझे इसका रिफंड मिल जाएगा। अब ये कुछ नॉर्म्स लिख रखी है कि कहीं 2% काटेंगे, कहीं नहीं काटेंगे टीडीएस, कहीं पर 5% तक भी कटेगा। तो ये क्या माजरा है ये समझ लेते हैं। तो यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल से फाइल कर रहे हैं, आपने विड्रॉल करा 1 करोड़ से कम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरह का टीडीएस नहीं कटेगा। सर लेकिन आपने बताया था कि 1 करोड़ रुपए मतलब 50 लाख रुपए से ज्यादा आप विड्रॉल कर रहे हो करंट अकाउंट के केस में, तो बैंक रिपोर्ट करेगा। बैंक रिपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन 50 लाख रुपए विड्रॉल कराए, 50 लाख पे उनका जो भी चार्जेस होगा, बैंक विड्रॉल चार्जेस, वो चार्जेस लिया, बचा हुआ पैसा फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए का चार्ज था, तो 1,01,000 रुपए का चार्ज लिया, 49,99,000 रुपए आपको कैश आया है। लेकिन जब टीडीएस काटते हैं तो वो क्या करते हैं, चार्ज तो काट ही रहे हैं पर प्लस 2% का टीडीएस और कम काट के आपको पैसा कम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 करोड़ से ऊपर चला गया है विड्रॉल, तो वो बोलेंगे आपने आईटीआर फाइल करा है, बोले हाँ, आईटीआर की कॉपी दो। आईटीआर की कॉपी देने के बाद आपका वो 2% टीडीएस काट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए निकालने गए, 1 करोड़ से ऊपर आपका विड्रॉल हो चुका था, तो वो 10 लाख रुपए पे 2% 20,000 रुपए डिडक्ट करके 9,80,000, और उसमें से यदि कोई चार्जेस होंगे विड्रॉल के, मान लो 1-2 हजार रुपए के, तो वो काट लिए, तो आपको टोटल अमाउंट वो क्या करेंगे, एक तो आपका चार्ज काट लेंगे, टीडीएस काट के आपको दे देंगे, और वो जो 20,000 का टीडीएस है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न के समय आप वो जमा करवा देंगे। जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे उस समय पर यदि आपका कोई टैक्स नहीं बनता है तो आप उसको रिफंड ले लेंगे, और टैक्स बनता होगा तो वो वहीं एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए का आपका टैक्स बना तो 20,000 एडजस्ट हो जाएगा, 20,000 रुपए का और आप चालान पे करके उसको मैटर को रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये आपका टीडीएस का मैटर होता है। अब आते हैं कि यदि आपका रिटर्न ही फाइल नहीं था, अब होता है ना, जो बहुत सारे किसान भाई होते हैं हमारे, जो अनाज वगैरह बेचा है उसका कैश आया, कैश डिपॉजिट करा, फिर कभी जरूरत पड़ी बीज वगैरह खरीदना था, उन्होंने कैश विड्रॉल करा। अब कैश विड्रॉल यदि 20 लाख तक करा तो कोई तकलीफ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने 20 लाख से ज्यादा, बड़े जमींदार थे भैया, 200, 300, 400 बीघा जमीन थी, कैश नहीं आया, सारा आया तो अकाउंट में ही, मंडी में बेचा था माल, ट्रेडर ने अकाउंट में पैसा करा, लेकिन अब बीज खरीदने जाना है, बीज अलग अलग जगह से खरीदने जाना है, वो बोले भैया कैश लगेगा, लेबर को पेमेंट देना है भैया कैश लगेगा, उन्होंने जाके 30 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। 30 लाख विड्रॉल करते ही उनका 2% मतलब कि उस पर 2% टीडीएस काट लिया गया। अब जैसे ही 2% टीडीएस काट लिया तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया है। तो भैया इनकम टैक्स रिटर्न आपको भी फाइल करना चाहिए। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, यदि कोई किसान है या किसी के पास जमीन है, खेती की इनकम आती है, टैक्स आपको देना ही नहीं है ना। जब आपको टैक्स देना ही नहीं है तो रिटर्न भर भी लेंगे तो क्या दिक्कत आ गई, अच्छी बात है ना। क्योंकि रिटर्न नहीं भरने पे तो क्या हो जाएगा भैया, आपको 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में कैश विड्रॉल हुआ तो 2% का टीडीएस अलग कट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो रिटर्न तो सबको ही भरना चाहिए, रिटर्न भरने से आपको कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है कि आज आप खेती कर रहे हैं, आपका बच्चा खेती नहीं करेगा, आपका बच्चा पढ़ लिख गया है, पढ़ने के बाद वो खेती नहीं करना चाहता है और उसने बोला कि मैं गांव में रह के ही पापा ये जो आपकी खेती होती है इसके लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता हूं। बैंक भी रेडी है कि भैया मैं लोन देने को तैयार हूं, लेकिन जब वो जाता है बैंक में, बैंक वाले बोलते हैं 3 साल के आपके फादर के रिटर्न और आपके रिटर्न दोनों लगाओ और लगा के फिर हम लोग आपको लोन देते हैं। उस समय आपके पास रिटर्न ही नहीं है। तो यदि आप किसान हो और आगे जाके आपको ऐसा लगता है कि हम लोग आगे जाके कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, कोई प्लांट डाल सकते हैं, कोई कुछ अच्छा व्यापार कर सकते हैं, और जहां लोन की जरूरत हुई तो फिर आपके बच्चे को तकलीफ आ जाएगी, आपको भी तकलीफ आ जाएगी। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप, चूंकि आपका मान लो 10, 20 लाख, 25 लाख रुपए तक की भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम हुई है, तो भैया उस पर कोई टैक्स नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आईटीआर आप फाइल करो, आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस, इनकम टैक्स की तरफ से परेशानी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक कि आपकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं हो। तो किसान केवल यदि आपका हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर इनकम ही है तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्प्ट है, तो आप भी आईटीआर भर सकते हैं। अब यदि ये जानकारी नहीं है
तो बहुत सारे हमारे, चूंकि हमारा इंडियन इकोनॉमी पूरी ग्रामीण इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो बहुत सारे किसान हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर किसान के घर में जो आने वाली पीढ़ी है वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, गाँवों में वो प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा जब आपकी खुद की भी आईटीआर फाइल होगी, तो वो आईटीआर के बेस पे उनको बहुत अच्छा लोन भी मिल सकता है। अभी हमने कुछ मेरे परिचित किसान हैं, उन्होंने वो सुरजना जो होता है, ड्रम स्टिक जो आप बोलते हैं, उन्होंने वो उगाया और उनकी जो पत्तियां लीव है, उन लीव को सुखा के उनका पाउडर बनाया। अब ये पाउडर दवाइयों से लेकर प्रोटीन से लेकर हर जगह जाती है, साउथ में इसकी बहुत डिमांड है। तो ऐसे बहुत सारे किसान है जिनके बेटों ने ये प्लांट चालू कर दिया कि भैया ये जितनी उपज आएगी हम सुखाएंगे और फिर हमारे प्लांट में इसका पाउडर बनाएंगे और फिर बड़ी बड़ी कंपनीज इनको खरीद लेती है। तो ये कब हो पाया? जब आपके आईटीआर थे। सर हमको लोन ही नहीं लेना है। भैया देखो, लोन तो आपको आपने ले लिया, तो आगे जाके सरकार इस पे जो प्लांट लगाओगे, आपने जो लोन लिया, इसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। डीआईसी के थ्रू जिला उद्योग केंद्र आपको सब्सिडी देती है, एमएसएमई की सब्सिडीज होती है, फूड डिपार्टमेंट आपको सब्सिडी देता है। तो इस तरह की सब्सिडीज होती है, कोई 30%, कहीं 40%, कहीं 50% तक की भी सब्सिडी मिलती है। तो इस तरह के फायदे सरकार देती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप करो। तो यदि इस तरह की चीजें आप करते हो तो आपको फायदा ही मिलना है, नुकसान नहीं मिलना है। ठीक है, हालांकि हम लोग मुद्दे से भटक गए, हम कहाँ केस ट्रांजैक्शन पे थे और कहाँ हम लोग बिजनेस की बात करने लग गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको इसके फायदे के बारे में पता नहीं लगेगा, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यार हमको आईटीआर भी फाइल करना चाहिए। चलिए, तो ये मुद्दा यहां पर मैंने पूरा कंप्लीट करा। केस ट्रांजैक्शन मतलब मेरा पॉइंट सारा कंप्लीट हो गया, मैंने कवरेज पूरा ले लिया है इस टॉपिक का। अब इससे रिलेटेड यदि किसी भी तरह की आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो मेरा छूट गया है, या आपको उस पॉइंट पे डाउट है, या आपका प्रैक्टिकल सिनेरियो आ रहा है कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ दिक्कत हो रहा है, तो सर मैं क्या करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट लिखकर भेज सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। मेरा आंसर बिल्कुल आएगा। आपको वीडियो यदि डिटेल्ड जो वीडियो है आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। आप इसको अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनमें आप डाल सकते हैं, किसी भी ग्रुप में आप भेज सकते हैं, ताकि उनको भी इस बात का नॉलेज हो। क्या पता अगला नोटिस आपके किसी फ्रेंड को आ रहा हो जो कि ये आपका ये वीडियो मतलब मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको उनको ये समझ में आ जाए कि भैया इस तरह की गलती नहीं करनी और वो बच जाएं। तो आप इस वीडियो को किसी भी ग्रुप में भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं उस पर आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई। अब नई वीडियो वापस से लेके आऊंगा। ठीक है, मैंने वापस कल वाली वीडियो में बोला था कि थोड़ा मेरे जो ये होते हैं ये सब थोड़े सीरियस हो जाते हैं वीडियो, थोड़े मनोरंजन कम होता है इनमें, लेकिन जो सीरियस बात है वो सीरियस बात करने में ही मजा आता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी नोक झोंक मनोरंजन वगैरह चलता रहेगा, लेकिन जो आपके नॉलेज की चीज है वो सीरियसली आप तक जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में वापस से मिलते हैं। धन्यवाद।